Today we have discussed NCERT books, science, class 10, topic genetics and evolution. इसमें से हम लोग मेजरली जेनेटिक्स वाला है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और उसको बहुत इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स। अगर हम लोग जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट को पूरा देखना चाहें तो हम लोग उसको बहुत इजी वे में जहाँ तक कि एनसीईआरटी बुक्स है उसमें अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो हमें पता चलेगा कि जेनेटिक्स को मेजरली मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड जो कि मेंडल्स की लॉ और एक्सपेरिमेंट है, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस और मेंडल के एक्सपेरिमेंट है उनके बताएगा। तो क्यों ना हम लोग पहले इसको स्टार्टिंग से ही देखते चलते हैं और साथ साथ में मेंडल को भी समझते हुए चलते हैं। तो मेंडल को मेजरली हम लोग यहाँ पे ग्रेगर जॉन मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, बैटसन भी है, मॉर्गन भी है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के, गेरार्ड भी है यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स के। तो हम लोग सभी इन सभी साइंटिस्टों को जेनेटिक्स के अंदर काउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जेनेटिक्स रियल में है क्या। हमें पता चलेगा जेनेटिक्स जो है एक वर्ड जीन से मिलकर के बना है जिसे जॉनसन ने डिस्कवरी की है, उस टर्म को जॉनसन ने दिया है। साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि जेनेटिक्स एक बायोलॉजी की ब्रांच है जहाँ पे हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस की होती है स्टडी करते हैं, ठीक है। और हेरिडिटी के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड टू हेरिडिटी। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं उसके बारे में। तो हम लोग जेनेटिक्स में मेजरली जो है सबसे पहले हम लोग मेंडल को ही समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हीं के वर्क पे ही हम लोगों ने एक नई ब्रांच बनाई। तो हम लोग देखते हैं मेंडल को, हमें पता चलेगा कि मेंडल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 22 जुलाई 1822 है। अगर हम लोग उनकी डेट ऑफ डेथ की बात करें तो उनकी डेट ऑफ डेथ है 6 जनवरी 1884 है। ये दो डेटें तो हमें कंफर्म रहती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट है जो कि उन्होंने पी प्लांट पे किए हैं मेजरली। हम लोग देखते हैं मेंडल ने एक्सपेरिमेंट, हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफली ही देख रहे हैं, ज्यादा हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे मेंडल को यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है वो इसको इतना ज्यादा डिटेल में बताती नहीं है। और एक एनसीईआरटी बुक की एक विशेषता होती है जो हम लोग देखेंगे, वो आप उसको कह सकते हो तो उसका डिसएडवांटेज भी है कि वो बुक जो होती है सिलेबस के अंदर तो बहुत विस्तार में बताता है, लेकिन बुक हमें बताती कम है और छुपाती ज्यादा है चीजें। तो हम लोग उसके बारे में भी पता लगा लेंगे। तो हम देखेंगे जो पी प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम हम अच्छी तरीके से जानते हैं, पाइजम सेटाइलम है, जिसपे मेंडल ने रिसर्च की। इससे पहले भी मेंडल ने और भी जो अलग अलग चीजों पर रिसर्च कर चुके हैं मेंडल, उसके बाद उन्होंने पी प्लांट पर रिसर्च की। चलिए इसके अलावा मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशंस जो है, टाइम पीरियड जो है वो मोस्टली हम लोग बताते हैं 1859 से लगा करके हम लोग 63 के बीच में बताते हैं मोस्टली। कई बुक्स में यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, 64 बता देता है, कुछ और बता देता है। हम लोग ज्यादा इसको घुमाने फिराने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने लिए गवर्नमेंट डेट याद रखते हैं। और 1866 है जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट पब्लिश होने की डेट है। तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है उसकी यदि हेडिंग की हम लोग बात करना चाहें तो वो है एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चला कि हाइब्रिड क्या है ना, उसी से हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस बन गया। तो ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब होता है कि हाइब्रिड बर्ड से आप लोग उठाएं जिससे पता चलता है कि दो अलग अलग स्पीसीज हो, उन दोनों के बीच में यदि क्रॉस करा दिया जाए कोई नई कैरेक्टर्स को लेने के लिए या न्यू वैरायटी को लेने के लिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड। सिंपल एग्जांपल हम लोग इसके अलग अलग मेजरली प्लांट में एनिमल्स में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तो काफी सारे इसके एग्जांपल हम लोग देखने को मिलते हैं। तो ये मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट आता है। मेंडल इसके बाद मेंडल जो है एक्सपेरिमेंट देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। मेंडल की डेथ के बाद में ऐसा कहा जाता है कि उनकी रीडिस्कवरी की मेंडल की, जो हमारे 3 अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डी व्रीज है, कार्ल लोरेंस है, एरिक वॉन सेडमेक है, उन्हीं सभी ने इन तीनों ने मेंडल की रीडिस्कवरी की। जो ह्यूगो डी व्रीज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, म्यूटेशन के लिए भी जाने जाते हैं। हम लोग आगे कभी इनके बारे में भी फर्दर वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं मेजरली हम लोग लाइफ हिस्ट्री देख रहे हैं मेंडल की, जिसमें हम लोग बता रहे हैं मेंडल कर क्या है। मेंडल ने क्या किया है कि एक इमेस्कुलेशन जो हाइब्रिडेशन टेक्निक्स है वो बताई है, लेकिन वो हमारे नहीं पता, तो इसलिए हमें उसका नाम पता होना चाहिए। इमेस्कुलेशन का मतलब होता है कि जब भी कभी कोई फ्लावर है, मान लीजिए कोई
फ्लोर है जिसमें मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, टोटल मिलाकर के 4 पार्ट्स रहते हैं उसमें हम लोग बताते हैं मेजरली। तो हम लोग ये बताते हैं कि जब भी किसी फ्लावर में से उसके मेल पार्ट को कट करके रिमूव कर दिया जाए ताकि वहां क्या कर सके, उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे। तो इमेस्कुलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ मेंडल ने क्या किया कि पी प्लांट के अंदर से 7 वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया और उन कैरेक्टर्स को अपने एक्सपेरिमेंटों में यूज किया बार बार। तो हम लोग मेंडल की टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे, इसमें मेंडल कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस समय जिस समय मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उसको भी हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि 7 वेजिटेटिव कैरेक्टर्स थे, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर कौन कौन से थे, हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं और याद रखने के तरीके से हम लोग उसको याद रखेंगे। कुछ आसान तरीके हम लोग वहां लगाएंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर। हम लोग देखेंगे कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, टोटल मिलाकर 7 वेजिटेटिव कैरेक्टर मेंडल है जो सिलेक्ट कर रहा है। इसमें से फर्स्ट तो है हमारा प्लांट की हाइट है, तो प्लांट हाइट है। तो जो सेकंड है हमारा यहाँ पे फ्लावर से रिलेटेड 2 कैरेक्टर है, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉट्स या फ्रूट से रिलेटेड 2 कैरेक्टर है, वो भी 2 कौन कौन से हैं। और लास्ट हमारा रहता है सीड, हम लोग देखेंगे सीड से रिलेटेड भी 2 कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेंडल ने किस किस को लेकर के अपने कैरेक्टर सेलेक्ट किए। तो फर्स्ट प्लांट के हेड से, सेकंड फ्लावर से, थर्ड पॉड से, फोर्थ सीड से। तो हम लोग देखेंगे जो मेंडल ने फ्लावर से रिलेटेड लिए थे दो, उसमें एक तो था उसकी पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कौन सी है, दूसरा उसकी जो है कलर कौन सा है। ठीक है, फ्लावर का कलर। उसके बाद हम लोग देखें पॉड की बात करें, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे पॉड जो है लेग्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं, फली भी बोलते हैं मटर की, तो उससे भी हम लोग देखते हैं कि उसमें भी कलर और साथ साथ में उसका शेप। इसी प्रकार से सीड के लिए भी कलर और शेप यूज किया गया है। अब यहां तक तो आती है हेडिंग कि मेंडल ने ये कैरेक्टर लिए, लेकिन इन कैरेक्टर में उसने शो क्या क्या किया, हम लोग उसको भी देखना चाहेंगे कि मेंडल ने इनमें क्या क्या शो किया। उसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ लेंगे। तो यदि बात की जाए प्लांट की हाइट की, तो हमें पता है या तो टॉल प्लांट लिया गया या फिर ड्वार्फ प्लांट लिया गया। इसमें एक और आइडेंटिफाई याद रखिए, एक चीज याद रखिए कि जो फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर हम लोग लिखेंगे वो डोमिनेंट होगा, उसको मैं रेड हेडिंग से शो कर दूंगा, मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा रेड से, इससे हमें पता चलेगा कि ये वाला कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट क्या है, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी में भी देखेंगे डोमिनेंट। मैं पहले तो यहाँ पे एक क्लियरफाई कर देता हूँ कि ऐसा कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए उसे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग वापस रिपीट कर देंगे इसको। फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो फ्लावर की पोजीशन में हम लोग कहेंगे एक्सेलरी और दूसरी रहेगी टर्मिनल। ठीक है, इसमें से भी डोमिनेंट कैरेक्टर जो रहेगा वो एक्सेलरी रहेगा। यदि फ्लावर की कलर की बात करें तो हमें पता रहेगा कौन कौन सा है, वायलेट और व्हाइट। ठीक है, हम याद रहेगा वायलेट और व्हाइट, इसमें से भी ये वाला है डोमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कुछ में बुकों में इनमें जो है अलग अलग चीजें मिल जाती है, कोई किसी के स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर देता है तो किसी के स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर देता है। और यदि हम लोग यहाँ पे पॉड के अंदर बात करें तो पॉड का कलर जो रहेगा वो रहेगा ग्रीन और येलो। ठीक है, इसकी शेप की बात करें तो इसका शेप रहेगा इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ग्रीन जो है वो डोमिनेट हो जाएगा, इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेट हो जाएगा। सीड की बात करें तो सीड के कलर में भी कोई है, उसमें हम लोग इसके कलर को अपोजिट कर देंगे, पॉट के कलर को अपोजिट कर देंगे, उसका कलर हो जाएगा येलो और ग्रीन। साथ साथ में जो सीड का शेप है वो है राउंड और रेगुलर, राउंड और रेगुलर। अब यहाँ पे हमें ये भी चीज याद रखनी चाहिए कि जो ये जो डोमिनेंट है येलो, यहाँ पे ये राउंड है, ये 7 कैरेक्टर जो है मेंडल ने सेलेक्ट किए हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, और उसमें भी हम लोगों ने ये बता दिया कि डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि डोमिनेंट और रिसेसिव कौन सा मेंडल ने शो किया है, क्योंकि उसी को लेकर के हम मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर सकते हैं चाहे तो। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि 7 क्वालिटेटिव कैरेक्टर सेलेक्ट करने के बाद में मेंडल कौन से टर्म है वो यूज करता है। थोड़ा सा हम लोग उसका आइडिया देंगे, कुछ खास टर्म हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग मेंडल के डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट कर जाएंगे। एक्सपेरिमेंट खत्म करके हम लोग उसके लॉस को खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर का हाफ पोर्शन जो हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, उसमें से मैंने जेनेटिक्स लिया है, वो हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मेंडल की टर्मिनोलॉजी, कौन कौन से मेंडल है जो वर्ड यूज कर रहा है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे हैं लेकिन वो हम हमारे हायर क्लासेस में आते हैं, जो जो हम लोगों को समझ में आना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट समझने के लिए जरूरी है, हम लोग उन्हीं वर्ड्स को या टर्म्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें से, हम लोग यहाँ देखेंगे कि मेंडल जो है सबसे पहले फर्स्ट यूज कर रहा है यहाँ पे एलील का। तो हम लोग देखते हैं एलील क्या है। सेकेंड नंबर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे फैक्टर क्या है। थर्ड नंबर पे हम लोग यहाँ पे एलील, फैक्टर, साथ साथ में हम यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जीनोटाइप और यहाँ पे हम लोग फिनोटाइप और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे F1, F2 हम लोग इनको भी समझते जाएंगे क्या है। और हम लोग और देखेंगे मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड बोल के मैंने यहाँ डोमिनेट और रिसेसिव भी बताया जाएगा। डोमिनेट और रिसेसिव हम लोग इनको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कभी कभार हमें कंफ्यूज करने के लिए टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस ये बोल देता है। तो टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस की डेफिनेशन यदि हम लोग अभी समझना चाहेंगे, हम समझ तो लेंगे डेफिनेशन, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको समझने से पहले हमें मोनोहाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट आना चाहिए। तो हम लोग देख लेंगे वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलील क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे। और याद रखिएगा मेंडल कभी भी जीन्स वर्ड का यूज नहीं करता है, क्योंकि जिस समय मेंडल था उस समय तक जीन्स वर्ड को नहीं दिया गया था, जॉनसन के द्वारा बाद में दिया गया था। तो यहाँ पे मेंडल फैक्टर शब्द का यूज करता है बार-बार। तो हम लोग देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर किस होता है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं एलील होता है कि अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन्स, ठीक है। और फैक्टर होता है कंट्रोलर ऑफ ए कैरेक्टर, हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन्स, ठीक है। चलिए, और जो फैक्टर है ये होता है कंट्रोलर ऑफ ए कैरेक्टर, कंट्रोलर ऑफ ए कैरेक्टर। तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले को हम लोग फैक्टर कहते हैं। जीन्स के हमें अच्छी तरीके से पता है, इतनी साइंस हम लोग तो प्रोग्रेस कर चुकी है, तो हमें पहले से पता है कि कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो जीन्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। ये हो सकता है कि एक कैरेक्टर को कोई एक जीन्स कंट्रोल कर रहा है, या बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक जीन्स कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि हम लोग पैराट्रोप या सिंट्रोप में देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जीन्स होंगे जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे, ये हो सकता है। तो वो दोनों में कुछ हो सकता है। होमोजाइगस की बात करें हम लोग और हेटेरोजाइगस की बात करें तो वहां भी ये बताएंगे। जो होमोजाइगस है ना, तो जो अल्टरनेट कॉपी की एलील्स हम लोग क्या बताएंगे, सेम कॉपी ऑफ एलील। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको टर्मिनोलॉजी को देख रहे हैं, ज्यादा इसको डिफिकल्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेम कॉपी ऑफ ए एलील, ठीक है। तो एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग कैपिटल टी बोल सकते हैं। और हेटेरोजाइगस को हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट कॉपी ऑफ ए एलील। तो ये क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करें तो देखिए बहुत लोगों में कई बार इसकी डेफिनेशन हम लोग बुझा देते हैं। तो हम लोग इसको बहुत सिंपल वे में देखें तो पता चलेगा जीन्स, क्योंकि ह्यूमन बॉडीज के अंदर की बात कर रहा है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर की बातें कर रहा है, क्रोमोसोम से रिलेटेड। तो हम लोग इसके लिए बोलते हैं जीनोटाइप्स के लिए हम लोग बोलेंगे बेस्ड ऑन इंटरनल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर, ठीक है। और जो फिनोटाइप रहेगा ये हमें पहले से पता है, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बात ऐसी है। अब F1 और F2 को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। F1 F2 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। F1 F2 भी अभी तक इतनी भी डेफिनेशन जो हम लोगों ने लिखी है उसमें से कोई भी डेफिनेशन हमें इतनी हार्ड नहीं लगेगी। फैक्टर हमें पता है,
जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, जीन्स होता है, वो हमें पहले से पता है। एलील जो होता है उसकी दो कॉपीज होगी, अल्टरनेट कॉपी, उसको हम लोग एलील बोलेंगे। यदि वो दोनों सेम है तो होमोजाइगस, अगर अलग अलग है तो हेटेरोजाइगस। यदि हम लोग किसी के भी बाहरी यानी कि एक्सटर्नल कैरेक्टर देखकर के कुछ भी तय कर रहे हैं चीजें, उसको हम लोग फेनोटाइप बोलेंगे। और यदि इंटरनल कैरेक्टर देख करके बताया जा रहा है तो जीनोटाइप बोलेंगे। अब F1 और F2 को देखते हैं। मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दो मार्कर है मेरे पास, एक ब्लैक है, एक ब्लू है। मान लिया हम लोगों ने कि ये मेल है, ये फीमेल है, ब्लैक वाली फीमेल है और ये ब्लू वाला मेल है। इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमें ये रेड मार्कर जो है ये प्रोजेनी मिल गया। प्रोजेनी इसका मतलब होता है चिल्ड्रन, जो उसकी संतान है। तो इन दोनों कपल के लिए ये रेड वाला जो है वो रहेगा फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, हमने ये भी फिक्स कर लिया। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन में ये रेड जो था हमारा प्रोजेनी था, बच्चा था जो, वो बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद में इसने इसका भी क्रॉस हमने किसी के साथ में करा दिया, इसके भी कोई बच्चा हो गया। तो अब सेकंड वाला जो बच्चा है, जो सेकंड कपल से आया है, फर्स्ट जनरेशन का था, उसको हम लोग बोल सकते हैं F2। सिंपल एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे हम हमारे ऊपर ही इसको लेना चाहें तो हम जो है हमारे पेरेंट्स की F1 होंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हैं, हम लोग F1 है। जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग शादी करते हैं, जो हम लोग करेंगे, जो हमारा संस्कार है, उसे कोई नहीं रोक सकता हमें। तो जैसा कि वो हम लोग करेंगे तो उसके बाद जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे माता पिता के लिए तो F2 रहेंगे, लेकिन हमारे लिए वो F1 है। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? F1 की डेफिनेशन हो जाएगी प्रोजेनिस ऑफ ए पेरेंट्स। हम लोग उसको बोलेंगे प्रोजेनिस ऑफ ए पेरेंट्स। ठीक है, तो फिर F2 क्या हो जाएगा? प्रोजेनिस ऑफ F1। F3 भी निकाल सकते हैं, कंपेयर करना प्रोजेनिस ऑफ F2। सही है, क्लियर है। अब यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर समझ में आएगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर कहेगा, यहाँ पे हम लोग प्रण लिखा हम लोगों ने यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कहेगा कि कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। सिंपल भाषा में जो कैरेक्टर F1 में शो हो जाए, एक्सप्रेस हो जाए, वह डोमिनेंट कैरेक्टर। हम लोग लिख देते हैं कैरेक्टर दैट एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। कहीं कहीं फुल फॉर्म्स के रूप में इसको फिलाइल जनरेशन फर्स्ट या फ्यूचर जनरेशन फर्स्ट भी कहा जाता है। तो बुके हैं, वो लिख सकते हैं कुछ भी, कहीं पे कुछ भी आ सकता है। आप सही भी फ्यूचर जनरेशन को बोल सकते हैं, फिलाइल जनरेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी को लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, F1 को शो करेंगे। तो पुनः हम रिसेसिविटी बता दें, तो रिसेसिविटी क्या रहेगी? रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो जाएगी? कैरेक्टर दैट नॉट, सब लिखना चाहता है इसी स्थान पे नॉट आ जाएगा। कैरेक्टर दैट नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। इसको समझना है। मैं अपने ऊपर ही एग्जांपल लूंगा, बहुत इजी एग्जांपल है, उससे आप लोग आराम से समझ जाएंगे। ध्यान से देखिएगा क्या है वो। मान लीजिए ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है। मुझे जो है वो मान लीजिए कैरेक्टर हम लोग ले रहे, कोई भी कैरेक्टर ले रहे, मान लीजिए कुछ भी कैरेक्टर हम लोग, जैसे सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, ये मत लीजिएगा समझ लीजिएगा कि सर ये क्या कह रहे हैं। मान लीजिए मुझे आइसक्रीम खाने की आदत है, ये एक कैरेक्टर है मेरा, और जो मेरी वाइफ है उसको कोई भी दूसरा कैरेक्टर हम लेते हैं, मान लीजिए उसको चाय पीने की आदत है। मुझे आइसक्रीम का आदत है, मैं चाय वगैरह नहीं पीता, तो मेरी वाइफ को चाय पीने की आदत है। अब हम दोनों की शादी होती है और एक टिकुड़ा बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये टिकुड़ा बच्चा पैदा होता है, मान लिया कि अगर इसको चाय पीने की आदत पड़ गई बचपन से ही, वो तो हम लोग यहाँ ये नहीं करेंगे सर हम लोग उसको आदत डालेंगे, नहीं, हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यदि उसको वो आदत पड़ गई, वो कैरेक्टर उसमें चला गया, तो ये शो होगा कि इसके अंदर ये कैरेक्टर इसकी माता से है, फीमेल से है, मदर से। तो कोई कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो जाए F1 में, तो वो तो रहेगा डोमिनेंट, यानी कि जो चाय पीने वाला कैरेक्टर था वो तो हो गया डोमिनेंट, और जो मैं आइसक्रीम खा रहा था वो कैरेक्टर वो हो गया रिसेसिव। ये हमने ऐसे एग्जांपल के लिए लिया है समझने के लिए कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट होता है। जो कैरेक्टर F1 में एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेट है, और जो नहीं हो वो रिसेसिव। चलिए अब हम लोग देखते हैं टर्मिनोलॉजी। अभी और भी वर्ड है यहाँ पे, बहुत सारे वर्ड है, मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, यहाँ पे हम लोग साथ साथ में
फटाफट दे देता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इसको पोस्ट करके भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें जो अगला स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी को डायरेक्ट ही एक्सपेरिमेंट दे रही, तो हम डायरेक्ट ही एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहीं कोई टर्मिनोलॉजी नहीं की है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर हम लोग अब जो मेंडल के मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए, तो हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम लोग उसकी डेफिनेशन बता देते हैं। तो बहुत सिंपल वे में डेफिनेशन बताएंगे। वैसे तो इसकी डेफिनेशन से कही जाती है कि जब एक एक्सपेरिमेंट को लेकर के क्रॉस करवाया जाता है, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट में एक फैक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, तो उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो हम लोग सिंपल सी लैंग्वेज में लिख देंगे। अगर हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो हम लोग पता चल जाएगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक्सपेरिमेंट डील विथ वन फैक्टर। ठीक है, एकदम सही बात है, हम लोग समझ गए कि यदि एक फैक्टर को लेकर के हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। तो पता चला मेंडल ने प्लांट की हाइट ले ली और हाइट लेकर के उसने कहा प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, उसको इसने शो किया कैपिटल टी से। और हम लोग देखते हैं प्योर ड्वार्फ प्लांट, उसको मेंडल ने शो किया स्मॉल टी से। इन दोनों के सामने हम लोग लिखते हैं P1 यानी कि ये बैलेंस। हम लोग इसके गैमेट्स बनाते हैं। गैमेट्स बनाने का मतलब होता है इसको अलग अलग कर देना, तो कुछ नहीं है। इन दोनों को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया यहाँ पे और इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दिया। अब हम लोगों को F1 जनरेशन निकालनी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग एक बोर्ड बनाते हैं जिसका नाम होता है चेकर बोर्ड। और ये चेकर बोर्ड की जो अरेंजमेंट है, यानी कि इसके बारे में जो डिटेल दी थी वो पुनेट ने की थी। साइंटिस्ट ने पुनेट, उन्होंने इसके बारे में बताया था। हम लोग एक इसका कोई भी समय याद नहीं करते, जितने भी चेकर बोर्ड के हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं दो दिन की याद करते हैं। इसमें मेल फीमेल वाले भी करते हैं, हम लोग हर क्लास में देखेंगे। हम लोग देखते हैं अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन दोनों कैपिटल टी को यहाँ शो कर दिया, इसके सामने का पोर्शन मुझे खाली रखना पड़ेगा। इसके ऊपर या इसके नीचे मैं शो कर सकता हूँ, यानी इसके सामने डायरेक्शन में हम लोग उन्हें लिखेंगे। और इन दोनों को मिलाकर के हमें इसमें लिखना होता है। ठीक है, एक बॉक्स में इसी प्रकार से हम चलते जाएंगे। बस एक ध्यान रखेंगे कैपिटल वाली चीज हमेशा पहले आएगी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा F1 आ चुका है। अब F1 का रिजल्ट हमारा यहाँ हम लिखते हैं, हमारे F1 का रिजल्ट आया है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया है। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी यदि हम ध्यान से देखें तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी ना तो कैपिटल टी के जैसा है, ना ही स्मॉल टी के जैसा है। तो इसका मतलब ना तो ये प्योर टॉल प्लांट है, ना ही ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा था कि जब सेवन वेजिटेटिव फैक्टर बताया तो हम लोगों ने कहा था प्लांट की हाइट में जो टॉलनेस रहेगी वो डोमिनेट फैक्टर रहेगा। और डोमिनेट हम लोगों ने अभी देखा कि वो F1 में एक्सप्रेस होगा। तो यानी प्लांट जो टॉल होगा, लेकिन कैसा होगा, ये हाइब्रिड टॉल होगा सही प्लांट। और अब हम लोग F2 पता लगाना चाहते हैं, तो F2 के लिए हमें F1 में क्रॉस कराना पड़ेगा। तो हम लोग एक ऐसी साइनिंग लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फिंग करवाना, यानी कि इसी का क्रॉस इसी के साथ में करवाना। तो हम लोग करवा देते हैं। हम लोग देखते हैं यदि हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस इसी के साथ में करवा दिया। हम लोगों ने इसके सामने लिख देंगे P2। ये हम लोगों ने बनाया था गैमेट, तो हम लोग लिख देते हैं गैमेट। यहाँ पे गैमेट बना देंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग गैमेट बना देंगे। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे इसका चेकर बोर्ड बनाएंगे। तो चेकर बोर्ड F2 को निकालने के लिए रहेगा। तो वो चेकर बोर्ड F2 को शो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चेकर बोर्ड के लिए हमारे पास में स्पेस की थोड़ी कमी हो रही है, तो हम लोग उसको साइड में बना देंगे करके, ताकि हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। तो मैं इस चेकर बोर्ड को उठा करके यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, या फिर चेकर बोर्ड हम लोग यही बना देंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। ये हमारा चेकर बोर्ड है। रूल्स इसके लिए भी वैसा का वैसा चलेगा। अच्छा हो गया है।
इंसानों से गलतियां होती है, जो गलतियां नहीं करता वो महान होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही है हमारा रूल्स बुक का। वही सामने नहीं लिखा हमने कुछ भी, और जब इसको इसके साथ मिला के बॉक्स में लिखेंगे तो कैपिटल टी को पहले लिखेंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। हम लोग देखते हैं हमें 3 टाइप्स के प्लांट मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के प्लांट मिलते हैं? हम लोग देखते हैं हमें एक कैपिटल टी मिल जाता है, एक हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाता है, और एक हमें स्मॉल टी मिल जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें पता चला कैपिटल टी बॉक्स में एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, स्मॉल टी हमारा 1। चलिए, तो ये जो हमारा आया 1:2:1:1:1, ये है हमारा 0 टाइप का रेशियो, ये है हमारा 0 टाइप का रेशियो। चलिए, तो अब हमारा फिनोटाइप का रेशियो हम लोग निकाल देते हैं। तो फिनोटाइप के रेशियो को समझने के लिए है कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। तो फिनोटाइप का रेशियो तो मैं डायरेक्ट हम लोगों को बता देता हूँ पहले ही, फिर हम लोग देखेंगे कि निकाला कैसे है। तो फिनोटाइप का रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 3:1, यानी कि 3:1। कैसे? तो पता चला इन दोनों को ऐड कर दिया गया, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों किया गया तो देखेंगे। अब अगर मान लीजिए ये कोई एक टॉल प्लांट है, इसको मैंने मान लिया नंबर 1, और इसी के साथ में ये रेड वाला ये भी है, इसको मैंने मार्किंग दे दी 2, और इसी के साथ में हम लोग एक स्मॉल प्लांट बना देते हैं, इसको हमने मार्किंग दे दी 3। तो यदि हम लोग ध्यान से देखना चाहें तो यहाँ पे पता चलेगा इस 1 और 2 के बीच में बहुत छोटा सा गैप है, यानी उसकी हाइट बहुत कम जो है वो डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमें लोगों को बाहर से देखने पर 1 और 2 जो होंगे वो ऐसा लगेगा कि सेम हाइट के। तो इसीलिए कैपिटल टी जो कि प्योर टॉल प्लांट है, और कैपिटल टी स्मॉल टी जो कि हाइब्रिड टॉल प्लांट है, इन लोगों को हमने फिनोटाइप के रूप में, यानी कि जो बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर बाहर से देखने पर टॉल प्लांट में काउंट कर दिया है। ओनली टॉल, हम लोग यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ये जो है प्योर है या हाइब्रिड, नहीं, हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये जो फिनोटाइप के अंदर 3 है वो टॉल है, और 1 जो है वो ड्वार्फ है। लेकिन जो जीनोटाइप में 1 है ये प्योर टॉल है, ये 2 है ये हाइब्रिड टॉल है, और 1 जो है वो वहाँ पे प्योर ड्वार्फ प्लांट है। ये हम लोगों ने यहाँ पे इसको निकाला। कभी कभार वो डायरेक्ट मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट से कहता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कीजिए, और इसके थ्रू हम लोगों को जीनोटाइप का रेशियो और फिनोटाइप का रेशियो, ये आप लोगों ने देख लीजिए, इसका एक्सपीरियंस और ले लीजिए। मैं थोड़ा सा आउट हो जाता हूँ। हम लोग इसी से टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस भी निकालेंगे।